हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 11th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जे के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से सभी बच्चों का वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा 11th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर नंबर 23 है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स का जो चैप्टर है जिसके अंदर हम लोगों ने एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस और उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू नीट सिलेबस, अकॉर्डिंग टू जेईई सिलेबस, वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में मुझे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं हाइड्रोकार्बन्स के। ओके, तो इस लेक्चर को देखते हुए आप लोग क्या करें, अपनी 11th क्लास की जो सेकंड पार्ट वाली बुक है, सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट की बुक को उसकी हाइड्रोकार्बन वाली जो एक्सरसाइज है उसे आप लोग ओपन कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से देखना शुरू करेंगे आप लोग वन बाय वन ऑल द क्वेश्चंस। इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एज ए होमवर्क भी प्रोवाइड करूँगा। मुझे बस कुछ ही क्वेश्चन है जो मुझे समझाने हैं, बस क्वेश्चन एक तरह से मुझे डिस्कस करने हैं आप लोगों के सामने। कुछ जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं 2-4 क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा और बाकी क्वेश्चंस मैं आपको हिंट दूंगा कि आपको कैसे कैसे ये कर लेने हैं क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं बच्चों, और आप सभी स्टूडेंट अपने सामने एनसीईआरटी की बुक की जो एक्सरसाइज है हाइड्रोकार्बन की उसे ओपन कर लेंगे। तो एनसीईआरटी में एनसीईआरटी एक्सरसाइज और ये हमें जो पढ़ना है ये किसका है, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स क्लास 11th। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहां पर बनता है बच्चों, जो 13.1 क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इसके अंदर लिखा हुआ है हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। जब मीथेन का क्लोरीनेशन होता है तो इथेन का भी फॉर्मेशन वहाँ पर होता है। आप इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करोगे? अगर आपको याद हो, एल्केन के अंदर हम लोगों ने मीथेन का क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया था और उसके अंदर जो लास्ट स्टेप होता है चेन टर्मिनेशन का, तो चेन टर्मिनेशन में इथेन का फॉर्मेशन होता है बाय मीथेन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे आप लोग? ऐसे लिखोगे कि ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इथेन molecule is also formed. Ethane molecule is also formed in last step। जो लास्ट स्टेप है उसके अंदर कौन सा स्टेप है वो? दैट इज इन चेन टर्मिनेशन। यहां पर चेन टर्मिनेशन होता है, आप लोग वहां पर डिटेल में पढ़िएगा इस चीज को। तो जब चेन टर्मिनेशन होता है तो क्या होता है? चेन टर्मिनेशन में जो रेडिकल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन, जैसे मिथाइल रेडिकल या तो कंबाइन कर जाएगा क्लोरीन रेडिकल के साथ में। ठीक है, क्या बन जाएगा? CH3Cl, ये बन सकता है। या क्लोरीन रेडिकल के साथ कंबाइन कर जाएगा।
क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन जाएगा, या फिर मिथाइल रेडिकल के साथ कंबाइन कर जाएगा। तो जब ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे, रेडिकल आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पर इथेन का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाता है स्टूडेंट। ओके, तो ये हमारा 11th क्लास एनसीईआरटी एक्सरसाइज में हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन नंबर 13.1 और ये इसका आंसर कि जब मीथेन का क्लोरीनेशन होता है तो क्लोरीनेशन में जो लास्ट स्टेप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं चेन टर्मिनेशन, रेडिकल्स आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो इसके अंदर ये मॉलिक्यूल भी बन सकता है, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, मतलब इथेन भी बन सकता है। वीडियो स्टॉप करके इस क्वेश्चन को नोट करिएगा। ओके, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, IUPAC नेमिंग करनी है कुछ हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे क्योंकि IUPAC ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 13.2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, जो आपको अपने आप करना है खुद। कोई डाउट होगा तो बता देंगे, मैं डिस्कस कर दूँ आप लोगों के साथ। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13.3 में लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से पढ़ें अपनी बुक देखकर, फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज एंड द IUPAC नेम। ये भी IUPAC वाला ही सेटअप है। तो क्वेश्चन नंबर 13.3 भी आपका होमवर्क है, क्योंकि मैं उन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट नहीं करना चाहता जो क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। एक बार आपको खुद अपने आप ट्राई करने पड़ेंगे और तभी आप लोग चीज़ों को सीख पाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13.4 है। 13.4 में 4 पार्ट दे रखे, एक मैं करके बता रहा हूँ आपको। क्या लिखा है क्वेश्चन में 13.4 में लिखा है, राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पर कुछ कंपाउंड दिए हैं, एल्कीन दी है। ओजोनोलाइसिस वाला टॉपिक हमने कहाँ पढ़ाया था आपको, एल्कीन्स में। कहा कि ये जो एल्कीन्स, ये जो कंपाउंड दिए हैं, अगर इनका ओजोनोलाइसिस किया जाए तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका आपको बताना है IUPAC नेम। तो क्वेश्चन नंबर 13.4 और इसका ये आंसर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। हमें क्या करना है, हमें करना है ओजोनोलाइसिस ऑफ 4 कंपाउंड यहाँ पर दिए हैं। हम पहले वाला ले रहे हैं और पहले वाला क्या है, पहले वाला है पेंट टू इन। पेंट टू इन, पेंट टू इन का स्ट्रक्चर ये होता है बच्चों, अगर आप ध्यान से पढ़े हो तो। पेंट टू इन ये होता है पेंट टू इन का स्ट्रक्चर। ओजोनोलाइसिस में क्या करते हैं, O3 ZnH2O के साथ रिएक्शन कराते हैं बच्चों, हीट करते हैं। हमने बताया था जब भी एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करते हैं तो यहाँ से ब्रेक कर देते हैं एल्कीन को, डबल बॉन्ड को बिल्कुल तोड़ देते हैं और उन दोनों कार्बन्स पर डबल बॉन्ड से एक एक ऑक्सीजन अटैच कर देते हैं जिन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था। मतलब यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, मतलब एक तो बनेगा ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH और एक बनेगा ये CH3
COOH। तो यहाँ पर इसका नाम तो है प्रोपेनल और इसका नाम है इथेनल। बाकी जो इसके सेगमेंट है, पहला सेगमेंट मैंने करा दिया, इसके बाकी सेगमेंट नंबर सेकंड, ठीक है, सेगमेंट नंबर थर्ड और सेगमेंट नंबर जो फोर्थ है वो आपका होमवर्क होगा। इसे आप लोग ध्यान से देख लें, ठीक है, क्योंकि एक ही बात सब में पूछिए तो बार बार उसे रिपीट करना टाइम वेस्टेज के अलावा कुछ नहीं है। तो आप लोगों को भी कुछ ट्राई करना है, तो 2 क्वेश्चन तो ये और बाकी इसके 3 बचे हुए सेगमेंट वो भी आपको खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। वीडियो स्टॉप करके इसे नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13.5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13.5 देखते हैं क्या लिखा है इस क्वेश्चन में बच्चों। 13.5 जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर लिखा है, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा। क्वेश्चन नंबर 13.5 देखिए अपनी एनसीईआरटी में आप लोग, एन एल्कीन ए, एक कोई एल्कीन है ए, एन एल्कीन ए ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स ए मिक्सचर ऑफ इथेनल एंड पेंटेन 3 ऑन। 2 कंपाउंड दे रही है एल्कीन, ए एल्कीन है कोई, एक तो बना रही है इथेनल और एक बना रही है पेंटेन 3 ऑन। राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ ए। देखो ध्यान से बच्चों, ये ए है और ए का हमने क्या किया, O3 ZnH2O के साथ रिएक्शन, और ये कोई एल्कीन है, ठीक है। तो इस एल्कीन का जैसे ही किया रिएक्शन, एक तो बना इथेनल और दूसरा जो प्रोडक्ट बना वो बना आपका पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 3 ऑन ये बना। आपको ये बताना है इस एल्कीन का एक तो स्ट्रक्चर और एक बताना है इसका IUPAC के अकॉर्डिंग नेम क्या है, इसका नेमिंग करनी है इसकी। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। जैसे एल्कीन से हम लोग आफ्टर द ओजोनोलाइसिस एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं, तो वापस हम लोग एल्कीन भी बना सकते हैं। कैसे, देख लो जरा। इथेनल का स्ट्रक्चर क्या है, इथेनल का स्ट्रक्चर ये है, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H। पेंटेन 3 ऑन का स्ट्रक्चर क्या है, उसका स्ट्रक्चर ये रहा, प्लस O डबल बॉन्ड C, CH2 CH3 CH2 CH3। अब आप कहोगे सर आपने इसे ऐसे क्यों लिख दिया, अभी पता लग जाएगा क्यों लिख दिया। देखो हमने आपको बताया था, जब एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करते हैं तो एल्कीन में जो डबल बॉन्ड होता है उस डबल बॉन्ड को तोड़ देते हैं। डबल बॉन्ड को ब्रेक करके उन दोनों कार्बन पर डबल बॉन्ड से एक एक ऑक्सीजन अटैच कर देते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। अब उन ऑक्सीजन को वहाँ से हटा देना है, तो यहाँ से आप इन दोनों ऑक्सीजन को हटा दीजिएगा। ये ऑक्सीजन आपने यहाँ से रिमूव कर देनी है, ठीक है। O2 आपने क्या कर दी, रिमूव्ड, और इस कार्बन को इस कार्बन के साथ में कनेक्ट कर दीजिएगा बाई
डबल बॉन्ड, करिए कनेक्ट, हमें एल्कीन मिल जाएगी CH3 CH, ध्यान रहे CH3 CH, CH बचा, इसे यहां कर दो कनेक्ट, CH2 CH3 और ये क्या है C2H5। भाई इसे मैं लिख सकता हूं C2H5। अब क्या करना है, अब इस कार्बन चेन की नेमिंग कर, ये तो स्ट्रक्चर बन गया ए का, ये तो है ए का स्ट्रक्चर। अब ए की नेमिंग भी तो करनी है, नंबरिंग कर दो यहां से 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल पेंट 2इन, 3 इथाइल पेंट 2इन। ये इस एल्कीन ए का स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेमिंग है। बस आपको रिवर्स प्रोसेस अपना देना है, कुछ नहीं करना। ऑक्सीजन जो हमने अटैच की थी उन्हें बाहर निकाल दीजिएगा और दोनों के दोनों सेगमेंट को आपस में कर दीजिएगा कनेक्ट, और ये बन जाएगा आपका एल्कीन, ठीक है। उम्मीद है ये भी सेगमेंट आपको समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो स्टॉप करके इस पूरे पोर्शन को, क्वेश्चन नंबर 13.5 को नोट कर लीजिएगा। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, और ये क्वेश्चन आपने नोट कर ही लिया होगा बच्चों, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 13.6, ओके, और ये आपका 13.7। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। अगर आप लोग इन्हें पढ़ोगे, एक बार इन्हें पढ़ना और बिल्कुल एग्जैक्टली 13.5 की तरह सोल्व करना, तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 13.6 है और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13.7, ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हैं। इन्हें आप लोग करेंगे सॉल्व, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13.8 में देखो क्या लिखा है। बहुत ही आसान सा और सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। क्या लिखा है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द कंबर्शन रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स। कंबर्शन देनी इनके साथ में, कंबर्शन तो करा रखी हमने। क्वेश्चन नंबर 13.8 भी आपका होमवर्क है। वो सारे के सारे क्वेश्चन जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उन्हें आप लोग इजीली अपने आप ही सोल्व करेंगे। 13.9 में क्या लिखा हुआ, ड्रॉ द सिस एंड ट्रांस। सिस ट्रांस वाला क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ये भी आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। खुद अपने आप इसे सोल्व करेंगे क्योंकि इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछे हैं हेक्स 2इन के, ठीक है। इसे आप लोग सोल्व कर लेंगे। 13.10 में लिखा हुआ है, वाई इज द बेंजीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल थ्रू इट कंटेन 3 डबल बॉन्ड। कहा कि बेंजीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल क्यों है। 13.10, इसमें आपको बेंजीन की चेक करनी है क्या, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। देखिए स्टूडेंट, बेंजीन की स्टेबिलिटी हमने आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में समझा रखी है, रेजोनेंस के कारण होती है, ठीक है। आप इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना के दिखा सकते हैं, वो आप लोग एक्सप्लेन करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13.11, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक। ये तो पूरा टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 13.11 भी खुद करेंगे अपना आप, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, 13.12 में ये पूछा है, एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग सिस्टम आर नॉट एरोमेटिक।
ये पूछा है कि कौन सा एरोमेटिक इनके अंदर नहीं है, क्यों नहीं एरोमेटिक ये। 13.12 भी आपका होमवर्क है, ये तो हमने डिटेल में आपको समझा ही रखा है। 13.13 हाउ विल यू कन्वर्ट द बेंजीन इनटू, बेंजीन को इनमें कैसे कन्वर्ट करोगे। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करनी है, एक बार पढ़ेंगे, खुद करेंगे, अपने आप सोल्व करेंगे, पता लग जाएगा। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है। उसके बाद में 13.4, 13.5, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17 ये सारे क्वेश्चंस एक बार आप लोगों ने पढ़ना और पढ़ते ही आप लोगों ने कर लेंगे। जैसे मान लिया मैं यहाँ पर आगे जो क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, 13.14, 13.15, 13.16, उसके बाद में 16 भी आप लोग कर ही सकते हो। 13.17 में क्या पूछा है, राइट डाउन द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस वाला तो हमने बहुत अच्छी तरह आपको समझा रखा है। 13.17 भी आप लोग इसे यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। 18 में क्या लिखा है, अरेंज बेंजीन एंड हेक्सेन इथाइन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक बिहेवियर। एसिडिक बिहेवियर हमने इन चीज़ों का करा रखा है, तो 13.18 भी आप लोग खुद अपने आप ही करेंगे। उसके बाद में 19 में क्या लिखा, वाई डज द बेंजीन अंडरगोस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कारण आपको पता है, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर, पूरी रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी स्प्रेड रहती है और रेजोनेंस के कारण बार बार सरफेस पर चार्ज डेंसिटी होती है, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, एच को रिप्लेस करता है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो 13.18 और ये है 13.19। ठीक है, ये भी क्वेश्चन होगा इसका। उसके बाद में ये हो जाएगा आप लोगों का 13.19 हो जाएगा। उसके बाद में लिखा है 13.20 में, हाउ वुड यू कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड इनटू बेंजीन। आप इन कंपाउंड को बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करोगे। देखो, इथाइन को बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाई एरोमेटाइजेशन। इथाइन को भी, इथीन को भी और हेक्सेन को भी, एन हेक्सेन जो होती है, एल्केन में जब पढ़ाया था हमने, एल्कीन में जब हमने पढ़ाया था और एल्काइन में जब हमने पढ़ाया था, तो हमने आपको बताया था इनका एरोमेटाइजेशन, साइक्लाइजेशन होता है इनका, पॉलीमराइजेशन। तो इथाइन, इथीन और हेक्सेन इन तीनों को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बेंजीन के अंदर, एरोमेटाइजेशन। आप लास्ट रिएक्शन चेक करिए तीनों सेगमेंट की। तो 13.20 भी आप लोग अपने आप खुद सोल्व करेंगे ये क्वेश्चन। 13.21 में क्या लिखा हुआ है, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द एल्कीन्स विच आर हाइड्रोजनेशन गिव्स 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये भी हो जाएगा 13.21। उसके बाद में आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन 22, अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ द कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिलेटिव रिएक्टिविटी विद इलेक्ट्रोफाइल। मतलब आपको इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन का ऑर्डर बताना है। 13.22 भी आप लोग खुद करेंगे अपने आप, ये भी आपका हो ही जाएगा। 23 क्वेश्चन में क्या लगा, आउट ऑफ बेंजीन मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन एंड टोलविन विच विल अंडरगोस नाइट्रेशन मोस्ट इजीली एंड वाई। स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, तो आप लोग अगर पढ़ेंगे तो इसे भी सोल्व कर ही पाएंगे। उसके बाद में 24, सजेस्ट द नेम ऑफ लुईस एसिड। लुईस एसिड का नाम बताना जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। 13.24, AlCl3 हम लोग यूज़ करते हैं, जनरली पता है सबको। वुड्स रिएक्शन के बारे में समझा रखा है कि वुड्स रिएक्शन में हम लोग ओड नंबर की एल्केन क्यों नहीं बना सकते 13.25 में। ये तो हमने बहुत ही डिटेल में आपको समझा रखा है, इसे भी आप लोग अच्छे से पढ़ के कर लोगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क की तरह ट्रीट होंगे और कुल मिलाकर हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर चैप्टर कंप्लीट पढ़ने के बाद भी आप लोग नहीं कर पा रहे तो फिर तो इसका मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आपको। इसीलिए आप लोग हर क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़कर सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है।
वीडियो स्टॉप करके इस पूरे सेगमेंट को नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स का जो चैप्टर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th क्लास वाले पोर्शन में ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसे आप लोग अब रिवाइज करके NCERT का एक भी टॉपिक, एक भी रिएक्शन आप लोग स्किप नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपने NCERT का एक भी टॉपिक, एक भी इक्वेशन, एक भी क्वेश्चन अगर स्किप किया तो आप लोग ये मान के चलिए आप नीट का या फिर जेई का क्वेश्चन मिस कर जाओगे। इसीलिए ये बात आप लोग मेरी ध्यान से समझें कि जितने भी क्वेश्चंस सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं ये सारे क्वेश्चंस कम से कम एक बार आप ट्राई तो करिएगा। फिर भी अगर आप लोगों से नहीं होते हैं तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट करिएगा, ये क्वेश्चंस मुझे भेजिएगा, ठीक है। और फिर मैं आप लोगों को इन क्वेश्चंस का एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा अगर आप लोगों से ये क्वेश्चंस नहीं होते, ठीक है। कोशिश आप लोग ज़रूर करिएगा कि बिना कोशिश किए आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और ट्राई करने से पहले एक बार लेक्चर्स को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि जिन बच्चों ने लेक्चर्स को मिस किया है, जिन बच्चों ने लेक्चर्स को कंप्लीट नहीं देखा, हो सकता है उनसे भी ये क्वेश्चंस ना हो, वहाँ तो प्रॉब्लम फेस हो सकती है, करनी पड़ेगी आपको ज़रूर। लेकिन अगर आपने लेक्चर को ध्यान से पढ़ लिया, अच्छे से एक बार NCERT को रिवाइज कर लिया, तो फिर मुझे लगता है कि सारे के सारे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन जो बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं, इवन NCERT एग्जाम्पलर वाले जो क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस आप लोग इजीली सोल्व करोगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए फिर हम लोग आज के लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और फिर हम लोग नए जो लेक्चर हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसके अंदर नई सीरीज शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।